हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना तैयारी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम अपन लोग लगाएंगे हिंदी के ऐसे 20 प्रश्न जो पेडागोजी कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो प्रश्न मिलेंगे वो प्रश्न पेडागॉजिकल होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है, तो दोनों को हम मिलाकर यहाँ पर क्वेश्चन तैयार किए हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है वो होती है पेडागॉजी में। पेडागॉजी में ऐसा लगता है कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। तो अगर आप टैग वर्ड की वीडियो देखे नहीं होंगे तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि टैग वर्ड से आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि उससे आपका मनोबल डाउन नहीं होता है। आप कोई भी, सबसे पहले ज़रूरी होता है टैग वर्ड पढ़ना। अगर टैग वर्ड आप पढ़ लिए, नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड, तो इससे क्या होता है कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो वहाँ पर आपका मनोबल डाउन नहीं होगा, हमेशा आप मोटिवेट होंगे, क्योंकि आप उसमें पढ़े रहे होते हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 1 है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, इसलिए हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बच्चों की जो मातृभाषा होती है, जब उनको वो मातृभाषा सीख कर स्कूल आते हैं और वहाँ पर जब हिंदी उनको बताया जाता है तो उनको क्या होता है कि सीखने में समस्या आती है। और समस्या किस लिए आती है? क्योंकि वो मातृभाषी बच्चे होते हैं, उनको मातृभाषा का ज्ञान होता है और जब उनको हिंदी बताया जाता है तो उनको दिक्कत होती है। इसलिए क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर पाया जाता है, उनकी हिंदी और मातृभाषा दोनों में अंतर होता है, इसलिए ये समस्या देखने को मिलती है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 है कि कहानी सुनाने से, कहानी हम क्यों सुनाते हैं? कहानी सुनाने से बच्चों में क्या रिएक्ट आता है? बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं कहानी सुनने से, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी किस लिए सुनाई जाती है? जिससे बच्चों में रुचि भी आए और उनकी कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्यों होता है? जब हम बच्चों को कोई भी कहानी सुनाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप उनसे बाद में पूछ लीजिए, वो पूरी कहानी आपको बता देंगे और उसको सोचते भी हैं, यानी कि उनको चिंतन भी करते हैं और कल्पना शक्ति भी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा इस कहानी में, है ना। वो जानने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहानी इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है और चिंतन शक्ति का विकास होता है। उसके बारे में वो उनको सीख मिलती है। अगर उस कहानी से मोटिवेट होते हैं, कुछ उनको सीखने को मिलता है, तो आगे चल के वो ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है कि हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। यानी कि प्रश्न नंबर 3 है कि हमारी कक्षा में बच्चे अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी कि हमारी कक्षाओं में बच्चे अलग अलग भाषाओं वाले जगह से आते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं की वाक्शब्द वाक्य रचना होना अनिवार्य है। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर बताइएगा भाई, यहाँ पर क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर यहाँ पर लॉक करें, क्योंकि सभी ऑप्शन में यहाँ पर अनिवार्य लिखा गया है ना। यहाँ पर कौन सा जो है आंसर टिक होगा यहाँ पर कि अगर बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अगर बच्चे अलग अलग समाज से आते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनकी भाषाओं को क्या करेंगे? उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी भाषाओं, जो बच्चा मातृभाषा से आता हो, जो बच्चा अंग्रेजी पृष्ठभूमि से आता हो, जो हिंदी से आता हो, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे उनकी भाषाओं को सीखें। वो चाहे बंगाली बोलता हो, तेलुगु बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, है ना।
तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उनकी भाषाओं को सीखिए, लेकिन हाँ उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान दीजिए। उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर टिक हो जाएगा। और यहाँ पर डी ऑप्शन है कि उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो देखो शिक्षक के लिए तो अनिवार्य ही है। अनिवार्य क्या, शिक्षक को आप कह सकते हैं कि शिक्षक को जो है सर्वभाषी होना चाहिए, उनको सभी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उनकी भाषाओं को जो की जानकारी शिक्षक को होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन को लॉक हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ए डी मिलेगा तो आप दोनों में लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है कि वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कहानी सुनने पर, कार्यपत्रों वर्कशीट पर, या फिर परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोस्की कहते हैं कि परस्पर, हिंदी भाषा में परस्पर आप अंतःक्रिया करते हैं। वाइगोस्की किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से, ना सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत इन्होंने दिया था वाइगोस्की। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन की परस्पर अंतःक्रिया। बच्चों में परस्पर अंतःक्रिया होना चाहिए, कविता दोहराना नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अगर आप बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी विधि बेस्ट होगी? अपने अनुभव को लिखना, श्रुत लेख सुनकर लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, यानी कि पाठ पर जो आधारित है उनके प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर अपने हुनर को लिखना। अपने हुनर को लिखना, अपने जो गुण हों उनको आप लिखोगे। तो अगर बच्चों का आप लेखन कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे जो ज़रूरी है वो अपने अनुभव को लिखना कि बच्चों में क्या अनुभव शक्ति है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कुछ लोगों का यहाँ आंसर आ रहा है डी ऑप्शन, अपने हुनर को लिखना। जो सबसे बेस्ट है वो है ए ऑप्शन, अपने अनुभव को लिखना। आप अपने गुण को कितना लिखोगे? हैं 10-12 गुण होंगे, है ना, लेकिन आप अपने जब एक्सपीरियंस लिखोगे, अपने अनुभव लिखोगे तो हमें लगता है कि आपके 3-4-10 पेज भर जाएंगे। जब आप अनुभव लिखोगे, अपने गुण और दोष को क्या लिखोगे, कितना लिखोगे आप? प्रश्न नंबर 6 है कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी कि सही है? कौन सा कथन यहाँ पर पूछा गया है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देता है। केवल क्या होता है? हमेशा आपका निगेटिव होता है। केवल क्या होता है? निगेटिव होता है। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, है ना। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित, या फिर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो केवल वाले हैं वो क्या होते हैं आपके? वो आपके निगेटिव होते हैं। हमने बताया ना, केवल इसमें भी है, केवल इसमें भी है, और इसमें क्या है? नियम है। और नियम हमेशा किस पर चलते हैं? रटने पे बल देते हैं, रूट लर्निंग। नियम को क्या करोगे आप? रटोगे। ये भी क्या है? आपका निगेटिव है। क्योंकि बच्चे यहाँ पर होता है कि बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। ये ज़रूरी तो नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं, लिखना देर से सीखते हैं। कुछ बच्चे हैं जो लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना देर से सीखते हैं, है ना। तो ये चारों कौशल क्रम से चारों कौशल का विकास नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित। जो भाषा के चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना, ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप पढ़ते हो ना ज्ञानात्मक कौशल, भावात्मक, क्रियात्मक। पहले बच्चा ज्ञान लेगा, उसके बाद उसके भाव को समझेगा, उसको के बाद वो क्रिया करेगा, है ना। ये आपके कौशल हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक भाषा शिक्षक के रूप में मतलब अगर आप हिंदी भाषा के शिक्षक हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त कराना, भाषा संसाधनों का अभाव होना, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। तो यहाँ पर जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा वो होगा डी कि बहुभाषी, बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा के लिए आप उचित रणनीतियाँ तय करना, यही जो है सबसे उचित आंसर है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा संसाधनों का अभाव नहीं,
ये नहीं हो सकता। सबसे बड़ी चुनौती होती है कि अगर बच्चा बहुभाषी है, बहुत सी भाषा वाली आपकी कक्षा है, तो आप उनका जो शिक्षण होगा किस प्रकार से देंगे जिससे सारे बच्चों में अच्छे से समझ आए। इस बात एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी रणनीति होती है ना भाई। कोई 7 का बच्चा आ गया, कोई 8 का आ गया, आप ऐसे ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप कोचिंग चलाते हो, कोई आपके कक्षा में 7 का बच्चा आ गया, कोई 8 का आ गया, कोई 9 का आ गया, कोई 10 का आ गया, 4 क्लास के बच्चे हो गए। आपके पास 1 घंटे में चारों को कितना सिखा दोगे आप लोग। अगर वही एक भाषा वाले होंगे, एक ही क्लास वाले होंगे, कक्षा 7 के ही होंगे, तो आप एक चीज़ बताओगे चारों के समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर 4 हैं तो आपके लिए तो रणनीति हुई ना कि आप कैसे उनको बताओगे कि जिससे चारों में समझ आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर है कि अगर बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा है, किसी को इंग्लिश आता है, कोई इंग्लिश मीडियम का है, कोई हिंदी मीडियम का है ना, कोई और भाषाओं का है, कोई किसी को मराठी आती है, तो वो कैसे एक शिक्षक के लिए सबसे बड़े रणनीति है, सबसे बड़े चुनौती है कि वो जो है सबका एडजस्टमेंट कैसे करें। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है कि भाषा का एक उत्तम साधन है। भाषा का एक उत्तम साधन क्या है? कुछ लोगों का यहाँ आंसर ए वाला गलत आएगा भाई। कुछ लोग यहाँ पर ए ऑप्शन की क्लिक करना है। भाषा के एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण और सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने या फिर पढ़ने, लिखने, समझने। तो भाषा का एक उत्तम साधन क्या है कि पढ़ने, लिखने और संप्रेषण। हम पढ़ेंगे, लिखेंगे और जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो बातचीत करेंगे ना, एक दूसरे में हमारा क्या होगा, संप्रेषण होगा। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर सोचने नहीं, सोचने का भाषा में कोई यहाँ पर वो नहीं काम, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 9 है कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, बहुत बार, अनेक बार अटकती है। उसे पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? तो पढ़ने में अगर कठिनाई है, पढ़ने में अगर कठिनाई है तो इसका मतलब उस बच्ची में कौन सा दोष है, यानी कि कौन सा विकार है? तो डिसलेक्सिया। पठन संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया। अगर पढ़ने में अक्षम है वो बच्चा तो इसका मतलब डिसलेक्सिया का शिकार है, और लिखने में है तो डिसग्राफिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिसलेक्सिया, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। लाइव क्लास 8 बजे 8 PM। प्रश्न नंबर 10 है, 10 ही है भाई, हाँ। प्रश्न नंबर 10 है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? अगर कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी सुनाना हुआ तो आप किस प्रकार की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन शैली चित्रात्मक हो, है ना। छोटे बच्चों में आप देखे होंगे कि जो भी कहानी होता है, जो भी चैप्टर होता है, उसमें चित्र बने होते हैं। वो चित्र क्यों बने होते हैं? क्योंकि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो हम जो कहानी चूज़ करेंगे, वो चाहे बुक हो या फिर कहानी ऐसे सुनाएंगे, वो चित्रात्मक अगर रहेगी तो बच्चों में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि उसमें क्या हो, उनकी जो घटनाएं हो वो चित्रात्मक हो, चित्रात्मक, क्योंकि चित्र को देखकर बच्चे सब पूरी कहानी समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है कि भाषा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक। केवल वाला आपका क्या है? केवल वाला आपका क्या है? निगेटिव है। पहले भी मैंने बताया कि अगर केवल मिल जाए तो आप उसको मत पढ़िए, तुरंत काट दीजिए, आपका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं। ठीक है, पूरी लाइफ लाइन हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हमारी जो भी भाषा होती है। प्रश्न नंबर 12 है कि भाषा स्वयं में क्या है? भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है,
एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। आपका केवल और मात्र, ये क्या होते हैं? केवल और मात्र ये क्या होते हैं? ये निगेटिव क्या हैं? ये आपके निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर केवल और मात्र आपको दिख जाए तो समझ लीजिए ये आपके निगेटिव हैं, निगेटिव टैग वर्ड है, उसको आप काट दीजिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। हम भाषा को सीखते और सिखाते क्यों हैं? भाषा सीखने सिखाने का हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? दूसरों की बात समझना और सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कह सकना। ठीक है, जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन कि विभिन्न स्थितियों में भाषा को हम सीखते और सिखाते इसलिए हैं कि जिससे हम विभिन्न स्थितियों में अपनी भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सकें। अगर हम भाषा सीखेंगे तो हमें पढ़ना भी आएगा, उसके बाद प्रयोग भी करना आएगा भाषा का, हम एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है कि कक्षा, यहाँ पर प्रश्न रिपीट हुआ है ना, सॉरी यहाँ पर प्रश्न रिपीट हुआ है, जिसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 15 है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। ऐसी भाषा कक्षा जिसमें विभिन्न बहुत सारी देखने और सुनने के साधनों का उद्देश्य नहीं बताया गया। ऐसा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें देखने और सुनने जैसे साधनों का उद्देश्य नहीं है, जिसमें देखने और सुनने के साधन नहीं है। जैसे आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, क्वेश्चन आपका निगेटिव है, क्वेश्चन निगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है और आपको आंसर भी निगेटिव देना है। आधुनिक तकनीक कक्षा में लाना, अगर आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो ये उसमें क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी में आपका कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, अगर उसका आप अपनी भाषा में प्रोजेक्ट हो गया, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसको आप देखेंगे भी और सुनेंगे भी। ये आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और यहाँ पर बताया गया है जिसमें देखने और सुनने की बात ना की गई हो। बी ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। सभी प्रकार के बच्चे का मतलब कुछ सामान्य बच्चे होते हैं और कुछ विशिष्ट बच्चे होंगे, है ना। कुछ बच्चे होंगे जो दृष्टिबाधित होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो श्रवणबाधित होंगे। आप अगर उनकी जो है आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे तो आप प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक कि टीवी का भी कर सकते हैं, ब्रेल लिपि का कर सकते हैं। तो उसमें देखने और महसूस करने, सुनने जैसी आपको तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो भी क्या हो जाएगा आपका? वो भी आपका हो जाएगा निगेटिव, है ना। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, अगर आप रुचिकर बनाना चाहते हैं कि बच्चे तेज़ी के साथ सीखे तो आजकल क्या है, आप लोग लैपटॉप का प्रोजेक्टर लगा के रखते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका क्या है? निगेटिव है। और इसमें बताया गया है, अब आपको कि पॉजिटिव क्या है, सारा तो निगेटिव है। और आपको लेना है क्या? आपको इसमें चाहिए क्या भाई? अरे सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा नहीं है, है ना। आपको नहीं वाला चाहिए। तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, यही जो विद्यालय प्रमुख के निर्देश हैं यही आपका क्या है? पॉजिटिव है ना। यही आपका क्या है? पॉजिटिव है। जबकि हमने जो टिक किया है वो गलत है, यानी कि निगेटिव है। 1 मिनट सही कर दे रहे हैं। हमें निगेटिव चाहिए ना। हमें जब निगेटिव चाहिए तो हमारे आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, अगर हम आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाएंगे तो भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है ना। सभी प्रकार की बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना, अगर हम सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो अभी हमने बताया ना क्या क्या लगवाएंगे, तो भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, अगर हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाएंगे तो ये भी हमारा क्या है? पॉजिटिव है। उसके लिए भी भाई हम बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। और विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना है, यही निर्देश आपका क्या होता है? निगेटिव होता है। कोई आपको निर्देश दे, ये आपका निगेटिव होता है, इसलिए यही आपका सही हो जाएगा, है ना। बाकी सभी तो पॉजिटिव है क्योंकि इसमें सभी में
ए ऑप्शन में भी देखने और सुनने की बात की गई है, बी ऑप्शन में भी देखने सुनने की बात की गई है, सी ऑप्शन में देखने सुनने की बात की गई है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। बच्चों की मौखिक भाषा, अगर आप मौखिक भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शब्द पढ़वाएंगे, बच्चों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सुने हुए को हराने के लिए कहना। तो जो गलत है भैया, सही आपको टिक करना है, वो हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत। आप बातचीत कर लो बच्चों से, पता लग जाएगा कि बच्चा कितना सीखा हुआ है ना। मौखिक आकलन हो गया उसका। प्रश्न नंबर 17 है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है, जिससे बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त कराई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने के योग्य बन जाएं, या फिर जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो, है ना। तो माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि माता पिता पढ़े होने चाहिए। सही शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो बच्चों को समझ सके, बच्चों को गलत राह दिखाने के लिए वो सपोर्ट ना करें, यानी कि सही राह दिखाएं बच्चों को, वही माता पिता शिक्षित हैं। जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं वो माता पिता एक शिक्षित माता पिता हैं, और जो माता पिता पढ़े होते हुए भी अपने बच्चों को ना पढ़ाएं वो समझ लीजिए अशिक्षित हैं। तो इसलिए है कि माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, जिससे बेहतर समाज का निर्माण हो। अगर माता पिता शिक्षा के बारे में जानेंगे कि शिक्षा के बिना देश नहीं चल सकता, तो बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण होगा, ठीक है। समाज की जो गंदगी हो बाहर जाएगी, समाज में सभी शिक्षित व्यक्ति होंगे। प्रश्न नंबर 18 कि प्रा उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है जो प्रा उपसर्ग से बना है ना। प्रा उपसर्ग से जो बना हुआ हो, जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्रत्युत्तर, प्रदेश और प्रपत्र, ये दोनों तो प्रा उपसर्ग से है, लेकिन जो प्रत्युत्तर है ये प्रति से बना हुआ है ना, ये भी आपका कट गया। और प्रत्येक में प्रतिधन एक होता है, ये भी आपका प्रति से बना है। प्रसाद में प्रसाद, साध, प्रत्येक और प्रपत्र, ये जो साध है, साध का कोई अर्थ नहीं होता। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो एक विशेष अर्थ प्रकट करे। और प्रभाव, प्रदेश और प्रपत्र, प्रभाव में देखिएगा भाव निकल के आ रहा है, प्रदेश हो रहा है देश, और प्रपत्र में पत्र। तो यहाँ पर आपका प्रा और प्रा, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक। आप इसको क्या कर लीजिएगा भाई, आप उसको उपसर्ग प्रत्यय, जो उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लग जाए और एक नया अर्थ प्रकट करे, और प्रत्यय जो बाद में लग जाए, है ना। तो यहाँ पर आप इसको संधि विच्छेद इसका करके देख लीजिए, आप इसको काट दीजिए, अपने आप आपका उपसर्ग निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 से भी शब्द है। अच्छा बताइए, भी शब्द है, भी हो गया, ही हो गया, केवल हो गया, ये आपके कैसे शब्द हैं, तो ये आपके हैं निपात शब्द। कैसे शब्द हैं, निपात। निपात का मतलब क्या होता है कि बोलते समय, लिखते समय जिस पे जोर पड़े, जैसे ही क्या है आपका निपात है, भी आपका निपात है, जिस पे जोर पड़ता है वो आपके निपात शब्द होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया, भी। प्रश्न नंबर 20 है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा और बहुत सी संस्कृतियों वाली कक्षा में बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से परिचित कराना चाहिए। बच्चों को केवल मानक भाषा का ही प्रयोग करना सिखाना चाहिए, जिससे पुरस्कृत करना चाहिए, और बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। अगर बच्चा बहुभाषिक है, बच्चा आपके कक्षा का जो बच्चा है वो बहुभाषिक है, बहुत सी भाषाओं को उसको ज्ञान है, बहुत सी भाषाओं वाली कक्षा है और बहुत सी संस्कृतियों वाली कक्षा है, तो बताओ एक शिक्षक क्या करेगा। एक शिक्षक के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती हुई ना कि शिक्षक क्या करेगा। तो बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित है, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा मातृभाषा बोल दिया तो आप उसको क्या करेंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, उसको दंड देंगे, एक गलत है। यहाँ पर जो सही होगा वो होगा बी ऑप्शन, कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान
स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए, क्योंकि सी ऑप्शन है बच्चों को केवल मानक भाषा, केवल आपका गलत है कि केवल मानक भाषा ही दीजिए, और डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि बच्चा मातृभाषा में अगर मातृभाषा जानता है तो आप उनकी मातृभाषा को सम्मान कीजिए और सम्मान स्थान देते हुए उनकी मानक भाषा से परिचित कराइए। आपके स्कूल में कोई बच्चा आता है, अगर वो मातृभाषा बोलता है तो उनकी मातृभाषा को आप सम्मान करिए, ये नहीं कि उन पे हंसने लगिए कि ये कैसी भाषा बोल रहा है ना। क्योंकि वो घर परिवार की ही भाषा तो बोलेगा, जहाँ वो रहता है वहीं का तो भाषा बोलेगा। उनकी भाषा का सम्मान करते हुए आप अपने स्कूल की जो आपकी भाषा हो, आपके जो राज्य में भाषा चल रही हो, आपके जो प्रदेश में चल रही हो, आपके जो समाज में चल रही है, उस भाषा से परिचित कराइए, ठीक है। जैसे हमारी भाषा है, अपनी भाषा है राज्य भाषा, हिंदी भाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो इसलिए उनकी मातृभाषा का सम्मान करते हुए आप राज्य भाषा की शिक्षा दीजिए, हिंदी भाषा की शिक्षा दीजिए, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेज।